ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। साथियों, जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। रैली में आने से पहले हम लोगों को कुछ एटीएम की बातें सुनने को मिली हैं। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं। कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। यूपी में एक और मुद्दा जो बहुत जोर शोर से रहता है वो है लॉ एंड ऑर्डर का। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं, लेकिन यूपी में नो माफिया राज पर आज अखिलेश यादव ने नोएडा से क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। बीजेपी वाले लोग एक डायलॉग देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है, एक भी माफिया नहीं है। याद रखना, जब वो बोलते हैं एक भी माफिया नहीं है तो वो ये कहते हैं कि एक माफिया है, और न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं, अपने सहयोगियों के भी मुकदमे वापस लिए हैं। तो चलिए मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मलूक नागर जी पूर्व सांसद हैं और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के, डॉक्टर एमएच खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और नफीस अंसारी एमआईएम के नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत एमएच खान साहब आपके साथ करता हूं। यह तो फैक्ट है कि बतौर सीएम रहते हुए अखिलेश यादव नहीं आए, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने तंज कसा तो वो नकार भी रहे। कितने लोगों के यहां चाय पिया ये गिनवा रहे हैं। तो सर आप गिनवा दीजिए कि 12 से 17 के बीच में अखिलेश यादव नोएडा कितनी बार आए थे? अखिलेश यादव जी नोएडा कितने आए? नोएडा बाहर है क्या उत्तर प्रदेश से? अच्छा, क्या मुख्यमंत्री वहां नोएडा नहीं गए? क्या मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में नोएडा का कोई विकास नहीं कराया? क्या बात कर रहे हैं आप? ये प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं टीवी पर आकर के। और जेवर एयरपोर्ट का जो डीपीआर था वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, इन लोगों ने परमिशन नहीं दिया। कमाल करते हैं। अरे आप आज देखिए, आज जितनी बड़ी रैली, आप सारे स्कूलों को बंद करके, स्कूलों के बसों में बच्चों को लेकर के, सारे ग्राम समाज के लोगों को लेकर आप अब रैली कर रहे हैं। वही माननीय अखिलेश यादव जी के भीड़ जनसभा में गांव के लोग जो वोटर हैं, जो इस महंगाई से त्रस्त हैं, जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, जो किसान खाद नहीं पा रहा है, जो पेट्रोल के दाम से परेशान है, जो डीजल के दाम के परेशान है, आज माननीय अखिलेश यादव जी की हुंकार पर इकट्ठा होकर यह बता दिया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक। और माननीय अखिलेश यादव खान साहब सवाल ये नहीं था कि रैली में भीड़ कैसे बुलाई गई। आप जान लीजिए। नहीं सुनिए, सवाल ये नहीं था कि रैली में भीड़ कैसे बुलाई गई। सवाल एक लाइन का था कि 2012 से 2017 के बीच में बतौर सीएम अखिलेश यादव नोएडा कितनी बार आए। सवाल ये था। कई बार गए हैं, 1-2 बार नहीं गए। कब बताइए ना सर, कब? आप पता कर लीजिएगा। अरे मुझे नहीं जानकारी है। क्यों नहीं पूछी जाएगी? अरे भाई अरे मुझे नहीं जानकारी है कि 12 से 17 के बीच में कितनी बार आए, आए भी कि नहीं आए। आप बताइए कब कब आए, कितनी बार आए। नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं साहब? आपको जानकारी नहीं है तो क्या? तो सर दे दीजिए जानकारी, यही कर सकते हैं कि दे दीजिए जानकारी। लेकिन ये कहना गलत है। पार्टी के प्रवक्ता इसीलिए बुलाए जाते हैं। कई बार माननीय अखिलेश
नहीं, मैं कह रहा हूं कई बार माननीय अखिलेश यादव जी नोएडा गए हैं। हाँ, कई बार और गए वहां हैं, पर आई एडमिट की कई बार गए हैं, लेकिन 12 के पहले और 17 के बाद। मैं पूछ रहा हूं 12 से 17 के बीच में कब आए? अरे नहीं, अरे भाई बड़ा 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 फर्क है। क्या देखिए, अखिलेश यादव जी से एक बच्ची छोटी सी मिलने आई, अखिलेश यादव नहीं, 12 से 17 के बीच में बताइए सर। क्या कहा? उसको बैग दिया, किताब दिया। अरे ठीक है, बच्चों को कहां ला रहे हैं सियासत में? डिबेट में कहां बच्चों को लेकर आ रहे हैं? बार बार रिपीट मत। बच्चे सीएम योगी से भी मिलते हैं, पीएम मोदी से भी मिलते हैं, अखिलेश जी से भी मिलते हैं, राहुल गांधी से भी मिलते हैं। बच्चों को छोड़िए भाई, डिबेट में मत लेकर आइए। मैं पूछता हूं 12 से 17 के बीच में कब आए अखिलेश? बच्चों को क्यों नहीं लेके आएंगे? बच्चों को लेके आएंगे, नौजवान को लेके आएंगे, किसान को लेके आएंगे, सारे लोगों को लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आएंगे भाई? हमने कह दिया, एक बार नहीं कई बार गए हैं माननीय अखिलेश यादव जी। 12 से 17 के बीच में, 12 से 17 के बीच में क्या बात कर रहे हैं आप? 12 के 17 के बीच में कब? 12 के 17 के बीच में कब आए अखिलेश यादव जी वो नेता हैं जो ये सब चीजें नहीं मानते हैं। अच्छा, ठीक। रोहन गुप्ता जी, आप सर्च नहीं ठीक है, मलूक नागर जी इतने अनुभवी नेता है, मैं उनसे भी पूछ लूंगा, लेकिन एक रिएक्शन ले लूं। हाँ नहीं ठीक है सर, ठीक है। मेरी जानकारी शायद जो है मेरी जानकारी गलत हो गई है, या मेरी याददाश्त दुरुस्त नहीं है। अब रोहन गुप्ता ये तो कह रहे हैं 12 से 17 के बीच में अखिलेश यादव कई बार आ गए, कल प्रधानमंत्री ने कहा अंधविश्वास के चलते नहीं आए। देखिए, हकीकत हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि किस प्रकार से उन्होंने नोएडा को गिनते थे और क्या अंधविश्वास था, सबको मालूम है। और नोएडा उनके लिए एटीएम था। हम सब भूल गए क्या? चीफ कमीशन जो इंजीनियरिंग चीफ थे यादव, करीब 1000 करोड़ का आईटी का रेड हुआ था। किसके समय पे हुआ था? उनके समय पे हुआ था। 97,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की इरेगुलरिटी के मामले में नोएडा में किसके समय में हुआ था? उनके समय में होते। 250 प्लस जब किसके समय में हुए थे? उनके समय में होते। वो तो उनके लिए एटीएम था, इसीलिए उनको जो एटीएम की तरह यूज किया, नोएडा के विकास पे ध्यान नहीं दिया। नहीं तो अगर सीएम होते, नोएडा जितना एक सेंटर, कमर्शियल सेंटर, और वहां पे क्यों अभी तक वो लोग एयरपोर्ट नहीं कर पाए? और जो सरकार करके दिखा रही है, उनके अंधश्रद्धा के चलते उन्होंने एयरपोर्ट नहीं बनाया। जो सरकार सिर्फ जनता के, उत्तर प्रदेश के विकास में मानती है कर रही है, उसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। और खाली एसपी का मतलब सिर्फ ये नहीं है, गुंडा राज, माफिया राज, करप्शन राज, कमीशन राज, इतने सारे राज हो गए। जनता के राज के सिवा सारे राज थे यूपी पीडीए के समय में। और नाम बदलने से आपका जो असली चेहरा बदलता नहीं है। यूपी की जनता जानती है कि आपकी असलियत क्या है। कितने भी नाम बदल रहे, पीडीए, एसपीए, कुछ भी कर ले, पर जनता आपकी हकीकत जानती, कभी आप पे भरोसा नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा मलूक नागर जी, एक मिनट जरा मैं पूछ लेता हूं। यहां सबसे अनुभवी मुझे लगता है मलूक नागर साहब ही हैं। मलूक नागर जी, आपको याद है कभी 12 से 17 के बीच में अखिलेश यादव आए हो? आप भी सही कर दीजिए। राकेश पांडे साहब, पिछले दिनों जब कभी नारायण दत्त तिवारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, तो 2 घटना ऐसी हुई। जिस दिन नोएडा में आए उस दिन सरकार गिर गई थी, और बात 2002 से लेके लगाएं तो जितने भी चीफ मिनिस्टर थे वो कोई नोएडा में नहीं आए। और 12 से 17 के बीच में एक भी बार अखिलेश जी नोएडा में नहीं आए। उस अंधविश्वास से कहीं सरकार ना गिर जाए। और जो किंवदंती है, कहावत है कि जितने पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं अपने कार्यकाल में जो आए उनकी सरकारें गिर गई, तो हमारे साथी जो कह रहे हैं उस सवाल को घुमाने की कोशिश जरूर करी है, पर जो सच्चाई है वो तो सामने आएगी भी और कहनी भी पड़ेगी, और कह भी रहे हैं। तो जो माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले दिन बोला है वो बिल्कुल 100% सत्य बात थी। नहीं तो उनके प्रवक्ता बैठे हैं, वो पूछ लें, मैसेज कर लें फोन पे और बता दें किस तारीख को आए हैं और कोई एविडेंस दे दें, तो बात उनकी मायने है। नहीं तो उनकी एकदम गलत बात है। मेरी जानकारी के हिसाब से वो कभी नहीं आए। ठीक है। अब बोलिए एमएच खान साहब, 2 लोगों को नहीं याद है, आपको याद है ज्यादा? अब ये 2 लोग जो दोनों है बीजेपी के पिछलग्गू हैं। अब ये मलूक नागर जी कहां थे पहले, अब कैसे आ गए यहाँ पर, ये नहीं बता पाएंगे। अरे आप भी पहले कहां थे एमएच खान साहब? मलूक नागर जी, एमएच खान साहब वैसे तो आप भी पहले कहां थे? अरे मैं तो सही बात कह रहा हूं ना, जहां थे, जहां थे मैं वहां की बात भी सही कह रहा हूं। मलूक नागर नहीं, मैं बता देता हूं। मलूक नागर और देश को पता होना चाहिए। सुनिए मलूक नागर साहब, आप जवाब दीजिएगा। देश को पता होना चाहिए कि आप दोनों लोग एक ही जगह थे। जी जो है जवाब, आप दोनों लोग खान साहब एक ही जगह थे, और एक ही जगह से निकलकर आप सपा में चले गए,
और मलूक नागर साहब आरएलडी में चले गए। थे। तो आप दोनों लोग एक ही जगह थे। मलूक नागर साहब बोलिए। सत्ता पक्ष में चले गए, आरएलडी में नहीं, सत्ता में चले गए, सत्ता में चले गए। मलूक नागर साहब सत्ता में अपनी संपत्ति बचाने के लिए एक तो ये सत्ता में अपनी संपत्ति बचाने के लिए सत्ता में चले गए। खान साहब सुनो, क्या सुनो, क्या सुने खान साहब सुनो तो सही। अरे क्या सुने आपका मालूम। खान साहब सुनो तो सही। आप दो रंगी चाल चलोगे। खान साहब आपके पास जवाब नहीं है, आप झूठे हैं। मैं 100% कह रहा हूं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आपको समझ नहीं है। झूठे हो, देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके और बहुत महत्वपूर्ण डिबेट का समय गुमराह कर रहे हैं। दूसरे इशू आने दो, वो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इशू हैं। आपका 2027 से लेकर के ईडी का छापा नहीं पड़ेगा आपके वहाँ, ईडी का छापा नहीं पड़ेगा और न सीबीआई का छापा पड़ेगा आपके वहाँ। डिपेंड करती है, आपके वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। सही जगह पैसा बच जाएगा और आपके पास जवाब नहीं है। और 2027 है इस बात का कि आप मेरे बीच में बनने जा रहे हैं करके बोल रहे हैं। बात और ये है आपको कई बार में आप बहुत आदरणीय बुजुर्ग हैं, मैं अच्छा ठीक है, बोलना पड़ेगा आपको। नहीं ठीक है, मैं बीच में आता हूं। एमएच खान साहब, मैं आपको सर सुनिए, अभी 2 मेहमान बाकी है, मैं आपको 4-5 मिनट और समय देता हूं। या तो आप जानकारी जुटा लीजिए, किसी से मैसेज करके पूछ लीजिए, लेकिन बता दीजिए, क्योंकि बीजेपी बार बार आरोप लगाती है, सीएम योगी बार बार कहते हैं, कल प्रधानमंत्री मोदी भी बोले कि अंधविश्वास के चलते आप 12 से 17 के बीच में नोएडा नहीं आए थे। उसी नोएडा में आज कुर्सी पाने के लिए या 27 के सफर के लिए आप लोगों ने नोएडा से शुरुआत की है, और उस नोएडा से जहां पर 22 के चुनाव में एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं मिली थी। सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, और सिलेबस फिर चेंज करेंगे तो फिर मैं भी सिलेबस चेंज करने लगूंगा। फिर पैसे की बात आएगी तो सवाल पूछा जाएगा कि अभी पिछले दिनों एफआईआर किसके नाम पर दर्ज हुई है, टिकट के लिए पैसे मांगने के नाम पर किस पार्टी के नेता पर दर्ज हुई है। तो सर मत सिलेबस चेंज करिए भाई, मैं वहां पर भी आ रहा हूं। अरे भाई ये तो ये जो पार्टी लोकतंत्र और संविधान खरीदती हो, जो एमएलए खरीदती हो, जो सरकारें खरीदती हो, उसका कहाँ हमारे से मुकाबला कर रहे हो। आज इनके सहयोगी भी परेशान है। बताइए कौन सा इनका सहयोगी है जो इनके बिना जीत सकता है। ऐसा क्या प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, भाजपा ने कर दिया कि पहले से भी ज्यादा बड़ी वोटों से जीत रहे हैं। जब तक ये सिस्टम सेट करके रखेंगे कोई नहीं जीत सकता। मैं तो कह रहा हूं 27 का 29 की भी बात कर लो, इन्होंने सिस्टम हाईजैक कर लिया। रोहन गुप्ता बोलिए आप, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलिए आप जवाब दीजिए। ऐसा है, अगर इनको इतना भरोसा है तो फिर चुनाव मत लड़िए ना। अगर आपको इतना भरोसा है तो आपके बचे खुचे वोटर भी आपको वोट नहीं करेंगे। आप जनता का पल समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको जनता का पल ही मालूम नहीं है, इसलिए आपको वोट चोरी लग रही है। जनता के मुद्दे क्या है, जनता की इश्यूज क्या है, जनता क्या चाहती है। हिमाचल में 5 रुपए आप डीजल पे बढ़ा देंगे, फिर आप जनता से क्या अपेक्षा कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं, क्या जनता से अपेक्षा कर रहे हैं। कर्नाटक में भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या जनता से अपेक्षा कर रहे हैं। तेलंगाना में बोल रहे हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान मतलब कांग्रेस, क्या जनता आपको वोट देगी। अगर आपको इतना भरोसा है कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए तो मत लड़िए, फिर क्यों आप वोट वेस्ट कर रहे हैं। आपके बच्चे कुछ वोटर को भी आपको वोट नहीं करना चाहिए। राकेश जी, एक दिवालियापन हो गया है इश्यूज का। आज कांग्रेस पार्टी को, दरबारी कांग्रेस को ये मालूम नहीं है कि कौन से मुद्दे पे विरोध करना, कौन से मुद्दे पे जनता के पास जाना, कौन से मुद्दे पे सरकार का विरोध। जगदीश भाई सवाल ये था, सुनिए सर, आपने कहा करने लग जाते हैं। जगदीश भाई सवाल यह था कि जिस नेता का डर आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को है और जिसको लेकर वो इमरान मसूद को आगाह कर रहे हैं यूपी चुनाव के मद्देनजर, उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी है भाई। ये 1 महीने पुरानी 12-13 फरवरी की तस्वीर है जो हमने आपको दिखाई। अरे भाई मैं तो कहता हूं, मेरा नेता जो डर की बात कर रहा है ना, पूरा हिंदुस्तान डरा इन लोगों से। कौन नहीं डरा बता दो इन लोगों से। ओवैसी से डरा हुआ है, एजेंसी बता दो। पूरा हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी से डरा हुआ है। के लोग डर कौन नहीं रहा, पूरा हिंदुस्तान ओवैसी से डरा हुआ है। डर का माहौल बना दिया। अरे किसने डर का माहौल बना दिया? वो ओवैसी की बात कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। आप किसकी बात कर रहे हैं? पूरा हिंदुस्तान आपकी शब्दों में ओवैसी से डरा हुआ है। ओवैसी वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, सत्ता होती है? ओवैसी चुनाव वहां क्यों नहीं लड़ते हैं? आप ही बता दीजिए। क्यों आप ज्यादा ओवैसी से डिबेट करते हैं? मैं बता रहा हूं, वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? यूपी में किसकी सरकार है? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ओवैसी को यूपी में किसकी सरकार है?
ओवैसी को बिहार में किसकी अच्छा, मैं सरकार जवाब थी? देता हूँ राकेश जी। आ रहा हूं नफीस भाई, तोड़ने के लिए आएंगे, पैसा यूपी में नहीं किसकी मिलेगा। सरकार है? भाई बता रहा हूँ, बिहार जगदीश जी, में क्यों मैं भेजे? अरे आपने कहा ना जहां भी, कहा? अरे सुनिए अरे ना, बिहार में जगदीश भाई सुनिए, आपने कहा, अरे जगदीश भाई सुनिए, जगदीश भाई सुनिए, आपने कहा, अरे सुनिए भाई, ये भाषण प्लीज, ये किसी पार्टी का मंच नहीं है। आपने कहा जहां बीजेपी की सरकार वहां ओवैसी चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? यूपी में किसकी सरकार है? बीजेपी की। बिहार में किसकी सरकार? एनडीए की सरकार। दोनों जगह ओवैसी ने चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? महाराष्ट्र में जो भी सफलता मिली किसकी सरकार थी? भाई मुसलमान से मुसलमान को लड़ाने का काम अब आप दूसरी जगह चले गए। नफीस बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। राकेश पांडे जी, देखिए मैंने किसी के बीच में कोई बात नहीं बोली है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने उठाई है। सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जी सुनिए, इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, इनका फोकस मोदी नहीं है, इनका फोकस ओवैसी है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, बिहार में इनके नेता राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने अपना पूरा फोकस सीमांचल में रखा, जहां इमाम चुनाव लड़ रहे। पूरा बिहार इन्होंने बीजेपी के लिए थाली में परोस के दे दी। जहां तक बात बिटिन की ये लोग करते हैं, कांग्रेस को इमाम का एहसान मानना चाहिए। तेलंगाना में अगर असद साहब 7 सीट से ज्यादा लड़ जाते ना, तो आज बीजेपी की सरकार होती, कांग्रेस सरकार नहीं होती। इसीलिए कांग्रेस जो सीएम में असद साहब को खजूर खिलाते हुए फिरता है, उनकी इज्जत करता है। तो हमें मत सिखाइए कि कौन बी टीम कौन ए टीम है। आप पहले अपना प्रोपेगेंडा डिसाइड कीजिए कि आपका चुनाव लड़ने का मकसद क्या है। क्या आप मुस्लिम लीडरशिप के खिलाफ है या फिर आप मोदी के खिलाफ है? पहली बात। दूसरी बात, मुद्दे पर आते हैं, जेवर एयरपोर्ट पर। सर प्लीज लेट मी टॉक, मुझे बोलने दीजिए। आपने बहुत बोल लिया सर, आपने बहुत बोल लिया, जनता को आपने सुना दिया। मैंने 2 फैक्ट पर क्या बात बोली, आपको बुरा लग गया? सुनने की क्षमता रखिए सर, आप लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है। मैं सबकी सुनता हूँ, पर आपके अंदर क्षमता नहीं है। सच बात बोली, आपको बुरा लगता। सर जेवर एयरपोर्ट की जहां, अरे सीमांचल को किसने बर्बाद किया? जो आदमी रोज किसने सीमांचल को बर्बाद किया? सीमांचल को किसने बर्बाद किया? उसके लिए काम सीमांचल का तमाम डेवलपमेंट किसने छीना? बताइए जनता को। तेजस्वी यादव, लालू यादव, क्या हम पागल नहीं रहते हैं? क्या आपके गुलाम है? क्या आपको वोट देते रहेंगे? पहले बाप को सीएम बनाएंगे, फिर बेटों को सीएम बनाएंगे। और हम अगर हक की बात करेंगे, स्कूल कॉलेज की बात करेंगे, तो आप अंदर में बीटिंग लेंगे। कांग्रेस का गुलाम मुसलमान नहीं है, जिसको करना है करो, हम नहीं है। हमने सीमांचल के लिए विकास की लड़ाई लड़ी है, और यही बात आपको चुभी है। अक्सर मैं जेवर एयरपोर्ट पर बात करना चाहता हूँ, प्लीज इनको म्यूट कीजिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, कांग्रेस 30 सेकंड और जगदीश भाई रुक जाइए, 30 सेकंड और नफीस अपनी बात पूरी करिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। सर जेवर एयरपोर्ट खोला गया है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोझ कम करेगा, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल यह है, तेल रहेगा तभी तो जहाज उड़ेगा। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे 5 जहाज आए, लेकिन 20 जहाज अटके हुए, बिकॉज ईरान उसे नहीं छोड़ रहा है। भारत का स्टैंड ईरान पे बहुत क्लियर नहीं है। नफीस भाई सुनिए, मोदी जी, नफीस भाई सुनिए, सर, देश सुनिए में सुनिए आपदा पहले भी आप सुनिए, मानते थोड़ा हैं सा आप अपडेट देश हुआ करिए भाई, थोड़ा सा अपडेट हुआ करिए। एक तो 20 नहीं 18 से भी कम है, बाकी 4-5 और आ रहे हैं, सुनिए। और दूसरा अपडेट यह है कि ईरान के विदेश मंत्री ने यह साफ तौर पर कह दिया, 5 देशों का नाम लिया जिनमें भारत का भी नाम है, कि उनके जहाजों को जाने की छूट है। तो थोड़ा सा अपडेट हुआ करिए भाई। हमेशा एक ही लाइन रोज बोलने की जरूरत नहीं है। युद्ध का समय, हर पल परिस्थितियां बदलती हैं, और जो तेज संकट है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, उसमें हम बेहतर रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो रुक जाइए, अभी मलूक नागर साहब आप कुछ कह रहे थे, इशारा कर रहे थे, बोलिए फिर आगे। भारत की जनता के लिए वो काम किया, सरकार के लिए नहीं किया सर। उन्होंने मोदी जी का कोई नाम नहीं लिया। नहीं कह रहा हूँ, जनता पांडे साहब, कई बार ना जबान पे सरस्वती आती है। अभी जगदीश जी हमारे व्यक्तिगत बहुत अच्छे दोस्त थे, पर उन्होंने कह दिया कि 27 में भी यही जीतेंगे, 29 में भी यही जीतेंगे। कुछ ये कंट्रोल कर लेते हैं चीजों को, तो कंट्रोल कर लेते हैं। तो एक पूरा व्यवस्था है, पूरा देश है, पूरी कानूनी व्यवस्था, पूरा संवैधानिक ढांचा है, पर इनके मुंह से निकल गया 27 भी ये हारेंगे यूपी में, 29 भी ये देश में हारेंगे। और जहां तक बात है ओवैसी साहब ने जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, तो पूरे वर्ल्ड में जाकर के पाकिस्तान के खिलाफ जो बयान दिए, वो सब जातियों में उनकी एक्सेप्टेंस हुई है। और कांग्रेसी ऐसे सवाल पूछते थे जो हमारे देश के खिलाफ जाए, हमारे देश की जनता के खिलाफ जाए, और ये इनकी चिड़न इनको ले बैठेगी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की। और जो बात यूपी की है, ये समाजवादी के कंधे पे चढ़ के जीता है 6-7 MP। अरे मलूक नागर भाई, देश के बारे में भी MLA जीतने की स्थिति में नहीं थे, और यूपी में इनकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, इसीलिए समाजवादियों से भी, और इसीलिए अब एमएच खान साहब, ठीक है
एमएच खान साहब, ठीक है नागर साहब, एमएच खान साहब, ये नोएडा से जो रैली हुई, अब मुझे बताइएगा ये रैली हुई क्यों है? क्या ये रैली ओवैसी के डर की वजह से हुई? क्योंकि 7 से 15 फरवरी तक पश्चिमी यूपी में एमआईएम का बड़ा लंबा चौड़ा अभियान चल रहा था और आप लोगों को लगा कि ये वोट बैंक किसी तरीके से बचाना है तो एक रैली, एक यात्रा की जरूरत है, इसलिए यात्रा हो रही है। या फिर 2012 का एक टोटका है जिसकी चर्चा बहुत हो रही है कि 2012 में भी एक साइकिल यात्रा हुई थी, यहीं से शुरू हुई थी, तब भी अखिलेश यादव की वापसी हुई थी। क्यों ये रैली शुरू हुई नोएडा से? देखिए, आप हमेशा निगेटिव बात क्यों सोचते हैं समाजवादी पार्टी के बारे में? आपका जितना अभी तक जो भी आप बोले हैं सारा बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं। आप क्यों ऐसी बात करते हैं? आप निष्पक्ष पत्रकार बनिए ना। देखिए, मैं कह रहा हूं कि हमारा 2027 का आगाज दादरी से हुआ है और दादरी से होने के बाद आप उत्तर प्रदेश के कोने कोने में रैलियां होंगी और हर गांव, हर समाज में लोग, समाजवादी पार्टी के नेता लोग जाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने लैपटॉप बांटा, हमने साइकिल बांटी। अरे भाई, ये उपलब्धियां गिनाने का खान साहब बहुत समय है और मैं भी यूपी से हूं, तो यूपी को लेकर या किसी भी राज्य को लेकर कोई निगेटिव यहां पर नहीं सोच रहा। सुनिए, मैं सिर्फ सवाल ये पूछ रहा हूं कि नोएडा से ही शुरुआत क्यों? दादरी नोएडा में ही पड़ता है, नोएडा के बाहर नहीं है वो, तो नोएडा से ही क्यों? मैंने 2 वजह बताई, अगर उसमें से कोई हो तो बताइए, या तीसरी वजह आपको पता है तो वो तीसरी वजह बता दीजिए। यार ये बताइए आप कि नोएडा जो है यूपी से बाहर है? मैं कहां कह रहा हूं कि यूपी से बाहर है? 12-17 में भी नोएडा यूपी में ही था। शुरुआत करेंगे आप 12 से 17 के बीच में भी नोएडा यूपी में ही था, बाहर थोड़े नहीं था। अरे तो कहां करें शुरुआत? बताइए, आप बता दीजिए हमारी पार्टी को। अरे कहीं से भी करिए, मैं क्यों बताने जाऊं? मैं तो पूछ रहा हूं कि हमारी पार्टी सोचा होगा नोएडा से ही शुरू करने से पहले। आप हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी को राय आप देंगे कि कहां से शुरुआत? ना मैं राय नहीं दूंगा सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं। हमारी पार्टी का जो जहां से शुरुआत करके आओ वहां से करना। अरे आप पूरा होमवर्क सुनो। आप मलुक नागर, आपके अध्यक्ष को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एमपी बनाया है। क्यों आप ऐसी बातें करते हो? अरे खान साहब, हमारे अखिलेश यादव साहब, आपको जानकारी नहीं है, आपके ये गुर्जर बाहुल्य जिला है और गुर्जरों को साधने की कोशिश है, चाहे सहारनपुर हो, चाहे इधर गौतम बुद्ध नगर हो। यहाँ से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि ताकि पश्चिम में 4 जातियां हैं। अच्छा चलिए, एक जाट गुर्जर ज्यादा, बाकी सारी जातियां हैं। पीडीए को उठाने की कोशिश है। पूरा होमवर्क इसलिए कह रहा हूँ, चिड़ो मत, गुस्से में मत हो, अपनी पार्टी को नुकसान मत कराओ। होमवर्क करके आप आया करो ना, आप होमवर्क करके आया करो। अच्छा खान साहब, अपनी पार्टी का खान साहब एक सवाल और फिर मैं रोहन जी के पास जाऊंगा। नागर साहब, खान साहब एक सवाल और। अखिलेश यादव जी ने कहा, सुनिए, अखिलेश यादव ने कहा कि जब वो कहें, यानी बीजेपी से उनका मतलब था कि यूपी में एक भी माफिया नहीं तो समझो एक माफिया है, तो वो एक माफिया किसकी ओर इशारा था? अरे भाई, एक माफिया किसके इशारा आपने जानते क्या? 22 से 24, 24 से 25, 25 से 50 मुकदमे कायम थे। जो आदमी पार्लियामेंट में रोया हो आंसुओं से कि मैंने अपने घर द्वार छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, वो अपना मुकदमा खुद वापस ले रहा है। अब डिप्टी सीएम का मुकदमा वापस ले रहा है, तो क्या मतलब है? क्या मतलब? खान साहब, आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया था? रोहन गुप्ता राकेश जी, ये सीधे अरे भैया अरेस्ट, ठीक है, मैं रिप्लाई देता हूं। लग गई थी। हाँ, ये सीधे नहीं ठीक है सर, आपने किसके केस वापस लिए अभी रोहन गुप्ता सुनवा देंगे। रोहन गुप्ता वापस नहीं हुआ। देखिए, आज समाजवादी पार्टी अब जो पीडीए का, इनको चुप करवाइए, नॉन स्टॉप बोल। नहीं, एमएच खान साहब चुप रहेंगे, रोहन जी बोलेंगे अब। हाँ बोलिए। देखिए, इन्होंने जो अभी पीडीए जो नया नाम दिया है, परिवारवाद, दादागिरी और अराजकता, ये कितने भी फॉर्म बदल रहे, पर इनके पास तो ये चिपकने वाला है। जातिवाद, माफिया राज, भ्रष्टाचार, यूपी की जनता जानती है ना। कोई भी पार्टी आती है शासन में, जनता उसको असेसमेंट करती है। आज यूपी किसके लिए जाना जाता था? माफिया राज के लिए। आज माफियाओं को खत्म कर दिया। यूपी में किसी की हिम्मत नहीं है। यूपी में बात करिए किसी को कि माफिया राज का खात्मा किसने किया है, आज उनके पेट में तेल डूब रहा है। आज तुष्टीकरण के चलते जो यूपी की इन्होंने हालत की थी पूरे देश के सामने, गुमराह करने का काम किया, और आज आपको लगता है कि आप रैली कर लेंगे जनता मान जाएगी? जनता आपका असली चेहरा जानती है, देख चुकी है 5 साल
कि किस प्रकार से आपने जातिवाद के चलते हुए, भ्रष्टाचार के चलते हुए यूपी का क्या हाल हुआ। आपने करोड़ों रुपए विदेश में जमा कर दिया, होटलें बना दी, यूपी की जनता का कोई विकास नहीं किया आपने। और यूपी की जनता जानती है आपका असली चेहरा, कभी भी आप पे भरोसा नहीं करेगी। कोई भी नाम बदल लो, मुखौटा लगा लो, कभी भी यूपी की जनता आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। यूपी को जंगल राज, महाजंगल राज याद है, यूपी को याद है जातिवाद में क्या होता था, यूपी को याद है क्या भ्रष्टाचार होता था, माफिया राज होता था, कमीशन राज होता था, कैसे प्लॉट खाए जाइए भाई, ये लगातार नहीं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काउंटर एक दो लाइन का हो सकता है। अभी रोहन गुप्ता की बारी है तो वही बोलेंगे, रुक जाइए। इनको चुप बीच में कुछ बुरा लग रहा है तो एक दो लाइन बोलकर शांत हो जाइए सर, वरिष्ठ नेता आप हैं, नहीं अच्छा लगता है सर, प्लीज झूठ बोल रहे हैं तो बाद में सही कर लीजिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इनकी मजबूरी है, क्योंकि हकीकत हमेशा कड़वी होती है राकेश जी राजनीति में, और जनता जनार्दन तय करती है कि किसका शासन सही है, किसका शासन खराब है। कोई भी व्यक्ति होगा, यूपी के सामान्य से सामान्य आदमी से पूछिए कि माफिया राज किसके समय में था, जातिवाद कब था, परिवारवाद कब था, अराजकता कब थी, कमीशन राज कब था, किस प्रकार से लोगों को लूटा जाता था, दिन दहाड़े जिस प्रकार के क्राइम के मामले थे, सब बंद हो गया। यूपी ये चीज जानती है। तो जो कंपैरिजन होगा ना कि भाई तब तो जनता को मालूम चलेगा ही ना कौन अच्छा था कौन बुरा था। आज नई चीजें लेके आएंगे, नए शगुफे छेड़ेंगे तो क्या जनता मान जाएगी? आप कितनी भी तुष्टीकरण कर ले, कितना भी तुष्टीकरण आप कर ले, जनता आप पे भरोसा नहीं करेगी और आपके अंधविश्वास को जनता पूरी तरह से बेनकाब करेगी। कितनी भी रैली कर लो, कुछ नहीं होगा। आपका चिट्ठा जनता का आपके सामने है, आपके पाप धुलेंगे नहीं, जनता इतना जल्दी नहीं भूलेंगे। खान साहब 30 सेकंड आपको देता हूं। रोहन गुप्ता ने एक पेपर दिखाया, एक बंगाल में चार्जशीट उन्होंने फाइल किया, आपकी भी चार्जशीट लेकर बैठे हैं वो। हमारी चार्जशीट क्या लेके बैठेंगे? अभी क्या नाम, ग्रीन कॉरिडोर बनाया लखनऊ में, दूसरे दिन जो है 12 फुट का गड्ढा हो गया उसमें। भ्रष्टाचार कहां है? भ्ष्टाचार बीजेपी में नहीं है, चरम सीमा का भ्रष्टाचार है। मुजफ्फरनगर दंगे याद है आपको? चलने वालों के लिए रास्ता दंगा प्रदेश का नाम हो गया था आपके। आप परिवारवाद, दंगा और अराजकता, ये पीडीए का फुल फॉर्म है। मुजफ्फरनगर दंगे याद है आपको? बुलंदशहर के दंगे याद है आपको? पूरा यूपी आपका दंगा राज नहीं भूला है, कितना भी कर लीजिए, वो दंगे यूपी को नहीं चाहिए वापस। वोट चोरी नहीं है, जनता के सामने आपने विश्वास चोरी किया है। जनता आपकी हकीकत जानती है कि आपके आने से क्या होगा। यूपी दूर दूर तक ये भ्रष्टाचार, ये जंगल राज को वापस नहीं आने देगी। अब कितना भी बोल ले, कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, आपके हर नेता, अभी पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग की गई, आपके नेता को पता क्या? आपको शर्म नहीं आती है? जब पूरा देश पेट्रोल और डीजल की बात से जूझ रहा है, आपके नेता उस समय भी पकड़े जाते हैं। ये तो आपकी हकीकत है। हर क्राइम में आपका एसपी का बंदा पकड़ा जाएगा, आपका कार्यकर्ता पकड़ा जाता है। आपको शर्म नहीं आती है? कौन से मुंह से आप यहाँ पे डिबेट करते हैं? नॉन स्टॉप बोलने से आपका झूठ सच हो जाएगा? नहीं होगा। जनता आपकी हकीकत जान चुकी है, कुछ नहीं होगा। ये आपकी लूट झूठ की जो सरकार थी वापस नहीं आएगी, लिख के ले लीजिए। कितनी भी रैली कर लीजिए, नाम बदल लीजिए, मुखौटा बदल लीजिए, चेहरा बदल लीजिए, मैं कह रहा हूं रैलियां रोहन जी, रैलियां तो चुनावी लोकतंत्र में होती हैं, रैलियां होती रहेंगी, होती भी रहनी चाहिए। लेकिन एक एडवाइस के साथ, एमएच खान साहब आप तो वरिष्ठ आदमी हैं, अगली बार सर थोड़ा सा डेटा स्ट्रांग करके आइएगा कि 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव आए, अगर बीजेपी झूठ बोल रही है, कब आए, कितनी बार आए, कहां गए, पूरा वो डेट वाइज कार्यक्रम सर पता करके पार्टी से नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल 27 तक पीछा नहीं छोड़ेगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.